नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिनेमा हॉल और मैं अजय ब्रह्मात्मज। आज 28 जून है और 28 जून को आनंद एल राय का जन्मदिन है। हमारे समय के मध्यवर्गीय मूल्यों और चेतना के फिल्मकार, जिनकी जड़ें आज भी छोटे शहरों में हैं और छोटे शहरों की कहानियाँ, किरदारों को लेकर वे फिल्मों में पेश करते रहे हैं। शुरू से उनकी रुचि फिल्मों में नहीं थी। वे इंजीनियर बनना चाहते थे और इसी उद्देश्य से औरंगाबाद गए थे, जबकि उनके बड़े भाई रवि राय, जो कि एक जाने माने टीवी सीरियल के निर्देशक रहे हैं, उनकी सलाह थी कि स्टीफेंस कॉलेज में एडमिशन ले लो। लेकिन नहीं, आनंद एल राय इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए औरंगाबाद गए। यह अलग बात है कि बाद में रवि राय के प्रभाव में आकर के रवि राय मुंबई आ गए। मुंबई में उन्होंने महेश भट्ट के साथ कुछ दिनों काम किया और उनकी समझ में आ गया कि फिल्म निर्देशन या स्वतंत्र रूप से फिल्म का निर्देशन करना मुश्किल काम है। इसलिए उन्होंने फिल्म सीरियल का रुख किया, टीवी सीरियल का रुख किया और टीवी सीरियल में अपना एक बड़ा नाम कमाया। उनके काफ़ी सारे सीरियल काफ़ी मशहूर रहे हैं। उसके बाद उन्हीं के प्रभाव में आकर आनंद एल राय मुंबई आए। मुंबई में आकर के उन्होंने अपने भाई को ज्वाइन किया, प्रोडक्शन संभाला और फिर बाद में निर्देशन में भी हाथ आजमाया, जब वे थोड़ा है थोड़े की ज़रूरत है का निर्देशन कर रहे थे। वहाँ से जो चस्का लगा तो एक अच्छा खासा कैरियर बनता जा रहा था। टीवी में काफ़ी अच्छा काम कर रहे थे, दोनों भाई काम कर रहे थे। लेकिन कुछ समय के बाद आनंद एल राय को लगा कि नहीं, अब मुझे फिल्मों की तरफ जाना चाहिए और उन्होंने फिल्मों में आने का फैसला किया। कुछ दिनों की तैयारी के बाद उनकी पहली फिल्म आई, जिस फिल्म का नाम था स्ट्रेंजर। ये 2007 में आई थी। 2007 में स्ट्रेंजर आई और बुरी तरह से फ्लॉप रही। इस फिल्म का कोई नाम लेवा नहीं रहा, कहीं कोई चर्चा नहीं हुई। इससे एक पहला झटका तो लगा, लेकिन फिर से उन्होंने दूसरी मेहनत की और थोड़ा लाइफ थोड़ा मैजिक फिल्म लेकर आए 2008 में, और यह फिल्म भी नहीं चली। इन दो फिल्मों की असफलता ने बहुत कुछ सिखाया आनंद एल राय को और उनके सहयोगी लेखक हिमांशु शर्मा को, और दोनों ने मिलकर फिर एक अलग किस्म की कोशिश की। और इस बार उन्होंने तनु वेड्स मनु की प्लानिंग की। तनु वेड्स मनु एक कानपुर शहर की कहानी थी और वहाँ की एक लड़की की कहानी थी, जो तनु है और कैसे वो मनु से उसकी शादी होती है। और यहाँ तय था कि उनके साथ कोई बड़ा स्टार तो काम करेगा नहीं, तो उन्होंने आर माधवन, जो इन दिनों दक्षिण में काफ़ी लोकप्रिय है, आर माधवन को रखा, जिमी शेरगिल को रखा और कंगना रनौट तब आज की कंगना रनौट नहीं थी। और इन तीनों के साथ उन्होंने वह फिल्म बनाई और ऐसा कमाल देखिए कि उस फिल्म का असर बहुत ज़्यादा रहा। सीमित बजट में बनी यह फिल्म खूब कामयाब रही और उन्होंने एक ऐसा दर्जा हासिल कर लिया, आनंद एल राय को इस फिल्म से ऐसा दर्जा मिल गया कि वे देश के जाने माने और ऐसे फिल्मकार के तौर पर उभरे जिनसे उम्मीदें की जाने लगी। और इन उम्मीदों को उन्होंने एक अलग आयाम देकर पूरा किया जब उन्होंने रांझना का निर्माण किया। रांझना का निर्माण और निर्देशन उनका था। इसमें वे दक्षिण के स्टार धनुष को लेके आए। जब सारे लोग चौंक रहे थे कि धनुष की कास्टिंग बिल्कुल गलत है, धनुष हिंदी फिल्मों में कैसे लगेंगे, लेकिन जब फिल्म देखी लोगों ने, फिल्म को लेके वैचारिक शिकायतें हो सकती हैं, लेकिन फिल्म अपने आप में बहुत खूबसूरत तरीके से बनाई गई थी और उसने धनुष को भी स्थापित कर दिया। सोनम कपूर थी उसमें मेन लीड में, अभय देओल थे और स्वरा थी। स्वरा उनके साथ लगभग हर फिल्म में काम करती हैं। हालांकि लोग सोच रहे थे कि तनु वेड्स मनु के बाद वो तुरंत उसका पार्ट 2 लेकर आएंगे या उसका एक सीक्वेंस लेके आएंगे या उसको फ्रेंचाइजी के तौर पे विकसित करेंगे, लेकिन नहीं, उन्होंने रांझना में सफलता हासिल की। फिर उसके बाद वे तनु
वेड्स मनु रिटर्न्स लेकर आए। तनु वेड्स मनु रिटर्न्स 2015 में आया और 15 में आने के बाद से इनका कद इतना बड़ा हो गया, कंगना को भी उस फिल्म से बड़ी कामयाबी मिली। तनु वेड्स मनु रिटर्न्स और ज़्यादा चली, लोगों ने बहुत पसंद किया और फिर शाहरुख खान के साथ उन्होंने जीरो की योजना बनाई और जीरो ले करके आए। हालांकि 2018 में रिलीज़ हुई यह फिल्म दर्शकों को उतनी पसंद नहीं आई, लेकिन इस प्रक्रिया में बहुत कुछ सीखने को मिला आनंद राय को, और जिसकी वजह से वे कहते हैं कि मेरी फिल्में चलती हैं या नहीं चलती हैं, दोनों ही स्थितियों में मैं सम पे रहता हूँ और अधिक दुखी नहीं होता, अधिक खुश भी नहीं होता। और इसकी वजह वो बताते हैं कि उनको अपने पिता से मिले संस्कार हैं, उस मध्य वर्गीय परिवेश से मिले संस्कार हैं जहाँ उनकी परवरिश हुई थी, जहाँ तकलीफ़ें आती तो थी लेकिन बहुत कम समय टिकती थी, क्योंकि उनको टिकने नहीं दिया जाता था। तकलीफ़ों में ही, थोड़े में ही रहने की, थोड़े में ही सुख पाने की जो एक कला सीख ली है उन्होंने, उसकी वजह से वे बहुत ही संतुष्ट रहते हैं। मैंने पिछले दिनों जब जीरो रिलीज होने वाली थी तब उनसे पूछा था कि कैसी मानसिक स्थिति है इन दिनों, तो उन्होंने कहा था कि आजकल मैं बड़ी जिम्मेदारियां महसूस करता हूं। और जिम्मेदारियां महसूस करने का मतलब ये नहीं कि वो किसी को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं या किसी के द्वारा प्रोटेक्ट होना चाहते हैं। जिम्मेदारियां मतलब एहसास है, उनको अपने काम का एहसास है, वे किन लोगों की ज़िंदगी को सुगम कर सकते हैं, उनमें सुविधाएं ला सकते हैं, उनको सहूलियतें दे सकते हैं, उनके लिए अवसर जुटा सकते हैं, जो अवसर जुटाने में उनको खुद इतनी सारी मेहनत करनी पड़ी थी। इतने उदार किस्म का फिल्मकार आपको और इतने मधुर स्वभाव का, खाने पीने का शौकीन फिल्मकार कम मिलेगा। उनकी फिल्मों में एक आंतरिक खुशी रहती है। हिमांशु और दोनों मिल करके आप जो फिल्में बनाते हैं वो, उसमें कॉमिकल चीज़ें नहीं होती हैं, लेकिन ज़िंदगी की जो कॉमेडी है, ज़िंदगी की अपनी स्वाभाविक कॉमेडी है, वह उनकी फिल्मों में ज़रूर रहती है। या उनकी खासियत और या उनके व्यवहार में भी है, या उनकी निजी ज़िंदगी में उनके करीब रहे लोग बता सकते हैं। मैं काफ़ी दिनों तक उनके संपर्क में रहा हूँ और उनके साथ यात्राएं भी की हैं हमने। जब मैं जागरण फिल्म फेस्टिवल में उनको लेकर के मेरठ गया था, उनकी फिल्म जीरो मेरठ की पृष्ठभूमि पर है, रांझना बनारस की पृष्ठभूमि पर थी, तनु वेड्स मनु रिटर्न्स हरियाणा के झज्जर गांव की पृष्ठभूमि पर थी। तो इस ढंग से अभी तक वे गाँव को, छोटे शहरों को लेकर के आ रहे हैं। मेरा अपना मानना है कि वे छोटे शहरों के और मध्यवर्गीय मूल्यों के चितेरे फिल्मकार हैं। ऐसा समकालीन फिल्मकार दूसरा कोई नहीं है जो इस तरीके से मध्यम वर्ग को अपनी फिल्मों में ले आता हो। वे बताते हैं कि जब दिल्ली में थे वे लोग, तो सरकारी गवर्नमेंट कॉलोनी में रहते थे, जहाँ सरकारी फ्लैट्स उनकी माँ को मिला हुआ था। उन सारे फ्लैट्स के, जो सरकारी फ्लैट्स थे, उसके रंग पीले थे। आप सभी जानते हैं, अगर दिल्ली में रहे हैं और सरकारी आवासों को जानते हैं, तो अमूमन सरकारी मकान जो होते हैं, इमारतें होती हैं, सब पीली होती हैं। और शायद पीला रंग उनको बहुत भाता है, इसीलिए उनकी कंपनी का नाम भी कलर येलो है। कलर येलो लगातार फिल्में बना रहा है और न सिर्फ आनंद राय खुद वहाँ फिल्मों का निर्माण और निर्देशन करते हैं, बल्कि बाहर के निर्देशकों को, कई युवा निर्देशकों को उन्होंने मौका दिया है। मैं उनके द्वारा प्रोड्यूस की गई फिल्में के नाम सिर्फ याद दिला दूं आपको, तो आपको लगेगा कि उनके काम में कितनी वैरायटी है और उन्होंने कितने प्रयोग किए हैं नए निर्देशकों के साथ। उनकी इन फिल्मों के नाम है जो उन्होंने दूसरों के लिए निर्माण किया या दूसरों के निर्माण में मदद की। नील बटे सन्नाटा है, हैप्पी भाग जाएगी, शुभ मंगल सावधान, शुभ मंगल ज़्यादा सावधान, हैप्पी फिर भाग जाएगी, मौकाबाज, मन मर्जियाँ, उसके बाद लाल कप्तान, तुम्बाड़,
मेरी निम्मो, और अभी वे खुद अतरंगी रे फिल्म का निर्देशन कर रहे हैं, और एक और फिल्म उनके प्रोडक्शन में है जो बन रही है, हसीन दिलरुबा। मैं उम्मीद करता हूँ ये दोनों फिल्में दर्शकों का फिर से वैसा ही मनोरंजन करेंगी। हाँ, दर्शक उनकी जीरो से निराश हुए थे, जीरो से उनको पूरा मनोरंजन नहीं मिला था शाहरुख खान के होने के बावजूद, लेकिन इस बात से भी सबक मिला है आनंद एल राय को, और मैं कामना करता हूँ उनके जन्मदिन के अवसर पर कि वे कामयाब हों, और थोड़े की ज़रूरत से ज़्यादा बड़े तरीके से बड़े कैनवास पे आए हैं, और बड़े की ज़रूरत है। जी हाँ, मैं यही कहना चाहूँगा आनंद एल राय के लिए। बाकी हिमांशु के बारे में भी बहुत सारी बातें की जा सकती हैं जिनके साथ उनकी जोड़ी बनी हुई है, उनके प्रिय कलाकारों जिसमें मोहम्मद ईशान अयूब हैं, दीपक डोबरियाल हैं, स्वरा भास्कर हैं। इसके अलावा कलाकार तो खैर बदलते रहते हैं दूसरे, और उनके नाम में जो आनंद लीलाराम राय है, आनंद एल राय, वो लीलाराम उनके पिताजी का नाम है। और शायद कम लोगों को मालूम होगा कि उनके पिता लीलाराम जी जब पाकिस्तान से, जी हाँ, वे लोग पाकिस्तान से नौसारा फिरोज शाह में उनका घर था पाकिस्तान में, और विभाजन के बाद उन्हें भारत आना पड़ा था। उनकी माँ कराची की थी, और दोनों जब भारत आ गए तो सबसे पहले देहरादून में गए थे, देहरादून में रहते थे, और देहरादून में वे फिल्मों के पोस्टर पेंट किया करते थे। जी हाँ, 1947 के आसपास फिल्मों के पोस्टर पेंट करते थे, और पेंट करने पर उनको पारिश्रमिक के अलावा उस फिल्म के 2 टिकट भी मिलते थे, जिसमें वो खुद और रवि राय फिल्में देखने जाते थे। रवि राय आनंद एल राय से लगभग 10 साल बड़े हैं, और गार्जियन की तरह हैं, अभिभावक की तरह हैं, और आज भी उनका उतना ही ख्याल रखते हैं। दोनों भाइयों में भयंकर प्रगाढ़ता है। एक परिवार की तरह वे अपने साथ काम करने वालों को भी रखते हैं, अपने परिजन को भी रखते हैं, सबका ख्याल रखते हैं। आनंद एल राय की ज़िंदगी में खुशियाँ बरसती रहें, उनकी फिल्में कामयाब हों, वे दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करें, यही शुभकामना है, और आपकी तरफ से भी मैं उनके लिए यही शुभकामना व्यक्त करूंगा। तो शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद। आप यूँ ही देखते रहें, और बीच बीच में मैं समकालीन फिल्मकारों पर भी बातें करता रहूँगा। यहाँ सिर्फ यादें ना करें, सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में न जाएं, सिर्फ पुराने लोगों की बातें न करें, है कि नहीं? जी, तो नमस्कार।